वरना आज की जनरेशन में लोग जरा जरा सी बातों पर अपने बरसों पुराने रिश्तों को तोड़ देते हैं। आज के दौर में लोगों को कल प्यार होता है, आज शादी की बातें की जाती हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने की बातें की जाती हैं और कल को फिर इस रिलेशनशिप को तोड़कर नए रिलेशनशिप की बातें शुरू हो जाती हैं। आपके इसी निष्ठा को देखते हुए सॉल्यूशन विद हैप्पीनेस की तरफ से आपको कैडबरी चॉकलेट गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है। दोस्तों, जीवन एक खुली पाठशाला है जहां हम दिन प्रतिदिन किसी न किसी घटना से कोई न कोई शिक्षा लेते ही हैं और फिर उसे अपने जीवन में अमल करते हैं। आज का हमारा ये शो डेडिकेटेड है उन सभी लोगों के लिए जो अपनी मंजिल से कुछ कदम पहले बैठे हुए हैं। उन्हें ज़रूरत है एक आखिरी कोशिश करने की, उन्हें ज़रूरत है लक्ष्य तक पहुंचने की। ये घटना उस समय की है जब स्कॉटलैंड एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। रॉबर्ट ब्रूस नाम का एक लोकप्रिय राजा वहां राज करता था। उसके राज्य में चारों ओर सुख समृद्धि फैली हुई थी। एक दिन अचानक इंग्लैंड के एक राजा ने स्कॉटलैंड पर हमला कर दिया और रॉबर्ट ब्रूस को हराकर स्कॉटलैंड पर अपना कब्जा कर लिया। रॉबर्ट ब्रूस ने हार नहीं मानी, उसने अपनी सेना पुनः एकत्रित करी और इंग्लैंड की सेना पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। रॉबर्ट ब्रूस ने यह प्रयास लगभग 15 बार किया, परंतु हर बार उसे हार का सामना ही करना पड़ा। अब उसका मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन वह एक गुफा में छिपा हुआ था। उसने देखा कि एक मकड़ी गुफा की छत पर जाला बुनने का कार्य कर रही है। वह बार बार गुफा की छत पर चढ़ती और फिसलकर नीचे गिर जाती। यह क्रम लगातार चलता रहा। रॉबर्ट ब्रूस बहुत ही ध्यान से ये सब देख रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब मकड़ी छत पर चढ़कर जाला बुनने में कामयाब हो जाती है। अब रॉबर्ट ब्रूस एक नए उत्साह के साथ खड़ा हो जाता है। उसने सोचा, जब एक छोटी सी मकड़ी अंत तक हार नहीं मानती है तो मैं कैसे मान लूं, मैं तो एक राजा ही हूं। उसने नए आत्मविश्वास के साथ अपनी सेना को एक बार फिर से एकत्रित किया और इस बार युद्ध में जीत हासिल कर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। साथियों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सॉल्यूशंस विद हैप्पीनेस पर। मैं आपका होस्ट हाजिर हूं आप सभी की सेवा में। उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। ये सदा याद दिलाएगी कि निरंतर कोशिश करते रहना ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, हमारे जीवन में एक ऐसा दौर भी आता है जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। कुछ ऐसे सवाल जीवन में मिल ही जाते हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता है। तो शेयर कीजिए उन सवालों को हमारे साथ। हमारी सदा कोशिश रहती है आपके सवालों के जवाब ढूंढकर आप तक पहुंचाने की। तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं अपने सवालों और जवाबों के इस सिलसिले की ओर और लेते हैं आज का अपना ये सवाल। ये सवाल हमसे पूछा गया है जतिन जी के द्वारा, जो कि मुंबई से हैं। ये लिखते हैं कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड एक ही कंपनी में वर्किंग हैं। हम दोनों काफ़ी लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ हैं। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, हम दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल एक बड़ा ही प्यारा सा रिलेशनशिप है हमारा। पर प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं उनसे शादी की बात करता हूँ, एक समस्या हमारे सामने आ जाती है। और समस्या ये है मेरी गर्लफ्रेंड की फैमिली। एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड एक गरीब परिवार से है। उनके फादर साहब भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी जो मदर है उनकी भी एज 60 प्लस हो गई है। उनकी एक छोटी सिस्टर है जो अभी कॉलेज में स्टडी कर रही हैं। उनके परिवार में केवल मेरी गर्लफ्रेंड ही एक अर्नर पर्सन है। उनकी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर ही है। ऐसे में मैं जब भी उनसे अपनी शादी की बात करता हूं तो इसी तरह की परेशानी का जिक्र उनकी तरफ से किया जाता है। मेरी फैमिली की तरफ से मुझे शादी के लिए बार बार प्रेशराइज किया जा रहा है। इस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा परेशानी में हूं। अब आप ही बताएं सर, मैं अपने इस सिचुएशन को कैसे डील करूं? सबसे पहले मैं जतिन जी आपकी तारीफ करना चाहूँगा कि इस तरह की सिचुएशन में भी आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़े हैं, उनका कितना सम्मान करते हैं। वरना आज की जनरेशन में लोग जरा जरा सी बातों पर अपने बरसों पुराने रिश्तों को तोड़ देते हैं। आज के दौर में लोगों को कल प्यार होता है, आज शादी की बातें की जाती हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने की बातें की जाती हैं और कल को फिर इस रिलेशनशिप को तोड़कर नए रिलेशनशिप की बातें शुरू हो जाती हैं।
लोगों की जिंदगी से प्यार की जो वैल्यू है लगातार कम होती चली जा रही है, पर इस भीड़ में भी आप जैसे कुछ लोग हैं जो किसी भी तरह की परिस्थिति में अपने परिवार के साथ, अपने प्यार के साथ खड़े हैं। आपके इसी निष्ठा को देखते हुए सॉल्यूशन विद हैप्पीनेस की तरफ से आपको कैडबरी चॉकलेट गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है। अब बात करते हैं आपके सवाल के ऊपर। देखिए, सबसे पहले आप अपनी फैमिली को इस रिलेशनशिप के बारे में बताएं और उन्हें समझाएं कि आप दोनों एक लंबे अरसे से एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं और साथ में अपना ये जीवन बिताना चाहते हैं। आप अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी फैमिली से मिलाइए। यहाँ इस तरफ सब ठीक ठाक होने के बाद आप और आपकी फैमिली आपकी जीएफ से ये बात करें, उनको ये आश्वासन दे कि शादी के बाद भी वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करती रहेंगी, क्योंकि वो एक ही हैं अपनी फैमिली में कमाने वाली, तो आप दोनों को ही फिलहाल उनकी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए, इस तरह की सारी बातें आपको पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड से और अपनी फैमिली से क्लियर कर लेनी होंगी, अदरवाइज आफ्टर मैरिज परेशानियां बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। देखिए, यहाँ आप दोनों को ये समझना होगा कि जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। किसी की छोटी सी गलती या लापरवाही इस रिलेशनशिप के ऊपर भारी पड़ सकती है। जैसे अभी तक आप दोनों समझदारी से एक दूसरे के साथ बने हुए हैं, उसी तरीके से आफ्टर मैरिज आप दोनों को हर तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी होगी जतिन जी, क्योंकि आपको ही एक तरफ अपनी फैमिली को भी देखना है और दूसरी तरफ अपनी गर्लफ्रेंड की फैमिली को भी। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, मेंटली स्ट्रांग हैं इन सारी चीज़ों के लिए, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने छोटी ही है। सो गो हैड, टॉक टू योर गर्लफ्रेंड, टॉक टू योर फैमिली। एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए, सब अच्छा होगा। शुक्रिया हमारे साथ अपनी फीलिंग्स को बयां करने के लिए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपना एड्रेस हमें सेंड करें ताकि हम आपका गिफ्ट आप तक पहुंचा सकें। ये सवाल हमें ईमेल के माध्यम से मिला है। ये लिखते हैं, हेलो सर, मेरा नाम रोहन है और मैं नोएडा में रहता हूँ। मैं कई दिनों से आपका शो देख रहा हूँ। मेरे पास भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन अपनी हेजिटेशन के कारण आपसे पूछ नहीं पा रहा था। आज बड़ी हिम्मत करके आपको मेल कर रहा हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की है और मैं एक एमएनसी में जॉब कर रहा हूँ। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि ना तो मैं अपनी कॉलेज लाइफ में और ना ही अपनी जॉब लाइफ में लोगों की अटेंशन नहीं ले पाता हूँ। मेरे कोलिग्स लगातार मेरी बातों को इग्नोर करते रहते हैं। मेरी बातों को, मेरे आइडियाज़ को सीरियसली नहीं लिया जाता है। ये सभी बातें मुझे कभी कभी बहुत ही हर्ट करती हैं। सर, आप बताइए, कहीं मुझ में कोई कमी तो नहीं? मैं ऐसा क्या करूं कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाऊं, और ऐसा क्या करूं कि लोगों की अटेंशन मेरी तरफ बढ़े? सर, टेल मी व्हाट टू डू। देखिए रोहन जी, जिस तरह की प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम अब हमारे लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा बनकर रह गई है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम हमारी जो उम्मीदें हैं वो खुद से कम लगाते हैं और दूसरों से उम्मीदें ज़्यादा लगाते हैं। आपको सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना होगा। अब बढ़ते हैं आपके सवाल की तरफ। इस सवाल में आपने कहा कि आप कई बार हमसे बात करना चाहते थे पर अपने नेगेटिव हेजिटेशंस के कारण डरते रहे। समस्या बस इतनी सी ही है, आपको यही डर अपने दिल और दिमाग से निकालना होगा। आइए बात करते हैं कुछ ऐसी टर्म्स के ऊपर जिनको यदि आप अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो मुझे उम्मीद है फ्यूचर में कभी आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है आपकी पर्सनैलिटी। आपने बताया कि इस तरह का बिहेवियर आपके साथ कॉलेज लाइफ से ही चल रहा है, तो अब वक्त आ गया है कि अब आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें। इसकी शुरुआत आपको अपने बॉडी और ब्रेन से करनी होगी। बॉडी के लिए आप डिटरमाइंड होकर एक पूरे शेड्यूल के साथ जिम स्टार्ट करें और जितनी भी तरह की इंस्ट्रक्शन मिले आपको वह पूरी तरह से फॉलो करना है। और ब्रेन के लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा साइकोलॉजी को। मैं कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस की बात नहीं कर रहा, बस ये कह रहा हूँ कि एक अच्छी नॉलेज गेन करनी होगी जो बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जो कि है आपकी बॉडी लैंग्वेज। किसी भी इंसान को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये टर्म बेहद इम्पोर्टेंट है।
इसके अंतर्गत आप सबसे पहले अपने आई कांटेक्ट को ठीक कर सकते हैं। चाहे आपके बॉस हो या फिर आपका कोई जूनियर स्टाफ, सभी से आप बात करते वक्त अपना जो आई कांटेक्ट है बिल्कुल स्ट्रेट रखें, उनकी आईज पर रखें। ऐसा करने से आपकी नेगेटिविटी लगातार कम होती जाएगी। आप लगातार कोशिश कीजिए लोगों से बात करने के दौरान अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनाए रखने की। ये सारी चीजें धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करेंगी। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे कंडीशंस की तरफ, जो कि है शेयर योर ओपिनियन। आप अपने ऑफिस में, अपने दोस्तों के बीच, अपनी फैमिली में अपनी पॉजिटिव राय देना शुरू कीजिए, पर इसके लिए ज़रूरी है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का हाई होना। आप जो ये जरा सी बातों पर घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, इनको पहले ख़त्म करना होगा। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि बुलाइए अपने क्लोज फ्रेंड्स को, क्लोज लोगों को अपने पास और उनके साथ एक स्पीकर की तरह बोलना सीखिए। शुरुआत में आपके लिए डिफ़िकल्ट ज़रूर होगा, पर अगर आप इसे अपने रूटीन में लाएंगे तो फिर आपके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे अपनी सोसाइटी में बोलना शुरू कीजिए। स्लोली एक एक कदम आगे बढ़िए। एक दिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा कि आप कहीं भी और किसी के भी सामने एक अच्छे स्पीकर की तरह बोल पाएंगे। देखिए, ये सारी चीज़ें बेहद ही ज़रूरी हैं। अगर आपको लोगों का अटेंशन चाहिए तो एक और बात जो सदैव आपको अपने माइंड में रखनी है, और वो ये है कि सभी चीज़ें एक दिन या एक हफ्ते में हासिल नहीं की जा सकती हैं, बल्कि इसके लिए आपको एक अच्छा वक्त देना होगा। धैर्य के साथ अपनी ज़िंदगी में इन सभी बातों को अपनाइए। आपको जल्द ही इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आप अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी थोड़ा सोच सकते हैं। अगर आपको लगता है उसे चेंज करने की ज़रूरत है तो उसे ज़रूर कीजिए। आई होप यू लाइक माई वर्ड्स। थैंक्स टू शेयर योर क्वेश्चंस विथ अस। स्टे ट्यून विथ सॉल्यूशंस विथ हैप्पीनेस। थैंक यू। तो साथियों, ये थे हमारे एक लिसनर जिन्होंने अपनी समस्या को हमारे साथ शेयर किया। इसी तरह आप भी अपने सवालों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हैं। साथियों, अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं, हमारा ये शो आपको पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए लेते हैं आज का एक और सवाल। ये सवाल हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर आया था। ये सवाल हमें भेजा है एक स्टूडेंट ने। ये लिखते हैं कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और तैयारी कर रहा हूँ अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की। मैं स्टडी में काफ़ी अच्छा हूँ, पर मैं इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान हूँ अपने ऑनलाइन गेमिंग्स की एडिक्शन को लेकर, जिसमें पबजी का एक बहुत बड़ा रोल है। इन गेम्स के दौरान मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और अब इसका असर धीरे धीरे मेरी स्टडी पर भी पड़ने लगा है। मैं चाहता हूँ आप कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताएं जिससे मैं अपनी आदत को कम कर सकूँ या ख़त्म कर सकूँ। इस एडिक्शन के कारण मैं अपने वर्क को भी लगातार टालता जा रहा हूँ। मैं कोई भी काम अपने टाइम पर नहीं कर पा रहा हूँ। इस एडिक्शन के कारण मेरी लाइफस्टाइल भी चेंज हो गई है। इन सब के कारण कभी कभी मुझे टीचर्स और पेरेंट्स दोनों से ही डांट सुननी पड़ती है। आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे इस सवाल को अपने किसी एपिसोड में ज़रूर शामिल करें, ताकि मेरी तरह बाकी जितने भी स्टूडेंट्स या लोग हैं जो इस आदत से परेशान हैं, वो आपकी बात सुन सके, आपकी गाइडेंस को समझ सकें। आप प्लीज़ मेरी इस समस्या का कोई सलूशन दें। देखिए डियर, सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में शॉर्ट ट्रिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा मुझे तो लगता है। हाँ, कुछ टाइम तक शॉर्ट ट्रिक्स कामयाब जरूर हो सकती हैं, पर परमानेंटली सोल्यूशन नहीं किया जा सकता। अब आपको करना क्या है, चलिए इस टॉपिक पर बात करते हैं। आपने बताया कि आपकी जो मेजर प्रॉब्लम है वो है ऑनलाइन गेम्स लाइक पबजी एंड etc। तो सबसे पहले मेरे भाई, आपको ये समझना होगा कि आपकी ये आदत अब आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है। अगर आप इसको अचानक ही अपने लाइफ से हटाना चाहेंगे या ख़त्म करना चाहेंगे तो ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। अब आप ऐसा करिए कि जितना भी वक्त अभी आप इन गेम्स को दे रहे हैं, उनकी टाइमिंग को धीरे धीरे एक प्लानिंग के तहत लगातार कम करना शुरू कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अभी इन गेम्स को 4 या 5 घंटे दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए केवल 1 या 1.5 घंटे ही इनके साथ स्पेंड करने की।
आप एक और काम कर सकते हैं, जितने भी आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं जो इन गेम्स को खेलते हैं या उनमें दिलचस्पी रखते हैं, उनसे आपको अच्छी दूरी बनानी होगी। उन सारे कॉन्टैक्ट्स को छोड़ना होगा आपको जो इन गेम्स से जुड़े हुए हैं। आपने कहा कि आप स्टडी में काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हो, तो ना सिर्फ अपने सिलेबस की बुक पढ़ें, बल्कि कुछ बुक्स आप ऐसे भी पढ़ें जो आपको मोटिवेट करें, जो आपके अंदर आत्मविश्वास भरें। मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि आप अपना एक न्यू शेड्यूल बनाएं और खुद से प्रॉमिस करें कि हर हाल में मुझे इन नियमों का पालन करना ही है। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल और लैपटॉप से उन सभी गेम्स को डिलीट कर दीजिए, ताकि कभी आपका मन करे तो आप उनको इंस्टेंट ओपन ना कर पाएँ। अगर आप मेरी बातें मानते हैं, सुनते हैं हमारे शो को, तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने एग्ज़ाम्स के दौरान अपने गैजेट से दूरी बना के रखें, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। प्यारे दोस्त, आपको ये समझना होगा कि आदतें एकदम से छोड़ी नहीं जा सकती हैं, बल्कि इसको एक अच्छे प्लानिंग के तहत धीरे धीरे बड़ी धैर्यता के साथ अपनी लाइफ से दूर करना होता है। एक और बात जो ज़रूरी है कि अपने काम को जो आप टाल देते हैं, उन्हें वक्त पर निपटा लिया करें, वरना एक वक्त पर इतना सारा काम इकट्ठा हो जाएगा कि आपको इसका भी स्ट्रेस होने लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि जल्द ही आप एक अच्छा सा डिसीजन लें और अपनी लाइफ से सारी बुरी आदतों को ख़त्म करें। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा निकले और आप अपने करियर की ओर एक कदम और आगे बढ़ें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो सर, माय नेम इज़ श्रेया एंड आई एम फ्रॉम बेंगलुरु। मैं एक यूनिवर्सिटी में यहाँ स्टडी करती हूँ एंड लास्ट ईयर है मेरा कॉलेज का। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं कुछ दिनों पहले अपने कॉलेज में एक लड़के से मिली और उनसे मिलने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ दैट आई हैव फॉलन इन लव विद हिम। अब मैं कंफ्यूज्ड हूँ इस बात को लेकर कि कहीं ये बहुत जल्दी तो नहीं है। क्या सच में ये प्यार है या फिर कोई इन्फेक्चुएशन? मैं बहुत ही ज़्यादा उलझन में हूँ इस बात को लेकर, तो प्लीज़ सर आप बताइए मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ। मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ मैम। ज़िंदगी के जिस मोड़ पर हैं अभी आप, ये मोड़ लगभग सभी इंसानों की ज़िंदगी में आता है। यहाँ पहुँचकर हम सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रास्ता हमें चुनना चाहिए। देखिए मैम, सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि प्यार की जो शुरुआत है वो इन्फैचुएशन से ही होती है। बस दोनों में फ़र्क ये होता है कि हमारा ये इन्फैचुएशन वक्त के साथ धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है और फिर ख़त्म हो जाता है। वहीं प्यार की बात करें तो ये वक्त के साथ और गहरा और मजबूत होता चला जाता है। देखिए, रिलेशनशिप का जो पहला स्टेप है वो है अपने प्यार की राह में धीरे धीरे चलना और सब्र के दामन को सदा पकड़ कर रखना। हम कई बार जब एक नए रिलेशनशिप में होते हैं तो जल्दबाजी और एक्साइटमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो सामने वाले के ऊपर नेगेटिव इम्प्रेशन डालती है। देखिए, किसी भी रिश्ते की शुरुआत एक अच्छे जान पहचान और एक ऑनेस्ट फ्रेंडशिप से शुरू होती है। सो कोई भी वो रिश्ता जो हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म तक चले, सारी ज़िंदगी वो इंसान हमारे साथ रहे, हमें समझे, हमें पहचाने, हमारी केयर करे, हमारी आशाओं, हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे। इसके लिए सबसे ज़रूरी है हमारा उस इंसान को समझना, वो कितना सेंसिबल है, ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखता है। ये सब आप तभी जान पाओगे जब आप उनके क्लोज रहोगे, जब आप एक बहुत अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड करोगे। तो फिलहाल सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि सबसे पहले आप अपनी दोस्ती का प्रपोज़ल उनको दीजिए, उनसे दोस्ती कीजिए, उनके पास्ट को जानिए, समझिए उनको। क्या पता वो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो। एक अच्छे दोस्त बनने से आप उनकी लाइकिंग क्या है, उनकी डिसलाइकिंग क्या है, उनकी हॉबीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें जान पाओगे। और इसी तरह धीरे धीरे अपनी बॉन्डिंग को मजबूत कीजिए और फिर सही समय आने पर अपने दिल की बात उनसे कहिए, बताइए आप उनको कि आप उनसे कितना प्यार करती हैं, इजहार कीजिए अपने प्यार का। मुझे पूरी उम्मीद है उस वक्त वो आपके प्रपोजल को मना नहीं कर पाएंगे। सो डरिए मत, एक प्री प्लानिंग की तरह आगे बढ़ते रहिए। आई होप जल्द ही आपको आपका प्यार मिल ही जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। हमसे संपर्क करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो साथियों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये एपिसोड, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां खुशियां आपका इंतज़ार कर रही हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए इसे, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके साथ जुड़े रहने के लिए। साथ ही आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। जल्द ही फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल हमें भेजा गया था पूजा जी की तरफ से, जो कि हिमाचल से हैं। लिखती हैं कि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। हमारी लव मैरिज थी। हमारी शादी के वक्त बेहद प्यारे थे, हम लाइफ को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते थे, पर अब हमारे रिलेशनशिप में पहले जैसा कुछ नहीं रहा। अब हम एक दूसरे को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाते हैं। हमारे बीच झगड़े काफ़ी बढ़ गए हैं, फैमिली टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मैं काफ़ी कंफ्यूज हो चुकी हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि हमारी लाइफ में खुशियों का लम्हा फिर से लौट सके। देखिए मैम, किसी भी रिश्ते की जो नींव होती है वो होती है विश्वास। आप लोगों का एक दूसरे पे भरोसा करना, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना। रिश्ते जो है हमेशा छोटी छोटी बातों के कारण ही टूट जाते हैं। आपके सवाल में आपने कहा कि आपके लाइफ के जो शुरुआती पल थे वो काफ़ी अच्छे थे, आप अच्छे से एंजॉय करते थे, खुश रहा करते थे, पर धीरे धीरे सब बदलता चला गया। मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में थोड़े से कम्युनिकेशंस की कमी है। आपकी लाइफ से वो एक्साइटमेंट कम होता जा रहा है जो पहले कभी हुआ करता था। ऐसे में वक्त देना पड़ेगा आप दोनों को एक दूसरे को। आई थिंक अब वो टाइम आ गया है कि आप उनको समझाइए कि हमारी घर गृहस्थी वाली ज़िंदगी है। हम पिछले कई सालों से एक दूसरे के साथ हैं, हमारा पूरा परिवार है और मैं अपने परिवार के प्रति बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ, इसी वजह से मैं पिछले 3 साल से आपके साथ हूँ, अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। बट इस तरह की चीज़ें जो अब हमारे रिलेशनशिप में होने लगी है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप उनसे पूछिए कि उनके लाइफ में जो भी समस्या है शेयर करें वो आपसे, क्योंकि छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर होते हैं। समझाइए उनको कि जो एक्साइटमेंट उनके रिश्ते में हुआ करता था वो कहीं खो गया है। ऐसे में सबसे ज़रूरी है हम लोगों का आपस में लॉयल होना। इस तरीके से प्यार से, पोलाइटली से आप उनको समझाइए, वो ज़रूर आपकी बात समझेंगे। आखिरकार वो भी 3 साल से आपके साथ है, आपकी लव मैरिज है, वो ज़रूर इस बात को समझेंगे। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि प्यार को हमेशा प्यार से ही जीता जा सकता है। उम्मीद है आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। गॉड ब्लेस यू। साथियों, अगर आप भी हैं थोड़े परेशान तो पूछिए हमसे सवाल, हम कोशिश करेंगे ज़रूर उनको सॉल्व करने की। और अगर आपके पास कोई सुझाव है हमारे चैनल के लिए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। साथियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो सपोर्ट कीजिए मुझे, लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इसे अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। एक और खूबसूरत दिन, एक और खूबसूरत लम्हा हमारी ज़िंदगी से जुड़ने को बेताब है। बाहें खोलकर स्वागत कीजिए इन पलों का अपनी ज़िंदगी में। सुन रहे हैं आप अपने प्यारे से दोस्त को सॉल्यूशंस विद हैप्पीनेस पर। जुड़ गया हूँ मैं एक बार फिर आप सभी के साथ और स्वागत करता हूँ अपने इस कार्यक्रम में। बातें करते हैं हम यहाँ खुशियों की, मोहब्बतों की और ज़िंदगी से जुड़ी ख्वाहिशों की। आज हम एक सीधी बातचीत करते हैं अपने लिसनर्स से और जानते हैं वो क्यों परेशान है अपने जीवन से। हेलो, इज दिस मिस्टर साहिल? हाँ जी सर, बोल रहा हूँ। हाय साहिल, मैं बात कर रहा हूँ सोल्यूशन विद हैप्पीनेस से। आपका एक मेल आया था हमारे पास जिसमें आपकी इच्छा थी कि मैं आपको कॉल करूँ। तो कहिए साहिल जी, मैं किस प्रकार से आपकी हेल्प कर सकता हूँ? हाँ जी सर, मैंने मेल किया था आपको और मुझे पता था कि आप मुझे कॉल जरूर करेंगे। जरूर सर, हमें करना ही था कॉल। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे कॉल किया और मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझे कॉल जरूर करेंगे। सर मैं इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत परेशान चल रहा हूँ सर। क्या बात है? सर प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी लाइफ में शादी करना नहीं चाहता हूँ। ओके। और मुझे शादी सबसे ही नफरत है सर। ऐसा क्यों है? सर अभी मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया सर और मैं काफी इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ सर। ओके। और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ट्रैवल प्लान कर रखे हैं सर। वेरी गुड। और
मैंने बहुत सारे सपने देखे हैं सर, जिनको पूरा करना चाहता हूँ। अच्छा, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है मैं इस जिम्मेदारी को नहीं उठा पाऊंगा। ओके। और इसके अलावा मैंने अपने कई दोस्तों को भी देखा है जिन्होंने लव मैरिज की है, लव कैसा जिन्होंने अरेंज भी की है। कोई भी खुश नहीं रहता और कुछ न कुछ बात को लेकर दोनों में आपसी अनबन होती रहती है और कलेश, और कई बहुत हमने सर डाइवोर्स भी देखे हैं। ओके ओके। और इन सारी बातों को देखकर समझकर मेरा शादी से विश्वास ही उठ गया है। बिल जरा भी एक पैसा नहीं मन नहीं करता था शादी का। इन सब बातों से मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया आप मुझे बताएं कि अपनी फैमिली को कैसे समझाऊं कि मैं शादी करना नहीं चाहता। इस पर आपकी क्या राय है, आप मुझे जरूर बताएं। ये प्रॉब्लम सर मेरी नहीं, मेरी जैसे हजारों लाखों यूथ की है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे कोई अच्छा रास्ता दिखाएं। साहिल जी, हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपका शुक्रिया, और आपकी जो प्रॉब्लम है इस पे जरूर हम बात करते हैं। हाँ ठीक है सर। देखिए साहिल जी, जो सवाल आपने हमसे पूछा है, मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर केवल आपके ही पास है। कोई और थर्ड पर्सन आपके इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता है। फिर भी मैं एक छोटी सी कोशिश जरूर करना चाहूँगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके केस में 2 सिनेरियोज हैं। पहला ये, इस वक्त आप यंग हैं, काफ़ी सारा फ्रेंड सर्कल आपके पास है, आपके पास अपना सपना है, कुछ कर गुजरने की चाहत है। पर जैसे जैसे आपकी एज 40 या 45 प्लस होगी, आपके दोस्तों की लिस्ट छोटी होती चली जाएगी। उनकी अलग फैमिली होगी, उनके अलग बच्चे होंगे, और वो जो टाइम आपको अभी दे रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे। ऐसे में बचेंगे आप और केवल आपका ये अकेलापन। ये अकेलापन धीरे धीरे आप पर हावी हो सकता है और आपको चिड़चिड़ा बना सकता है। ओवरऑल लाइफ के उस स्टेज में जाकर आपको एहसास होगा कि काश मेरे पास भी कोई ऐसा होता जो मेरी केयर करता। अगर मैं गुस्सा हो जाऊं तो मुझे मनाता, मेरी खुशियां मेरे गमों में मेरे साथ होता, मुझे इमोशनली और मेंटली सपोर्ट करता, मेरी परवाह करता, मुझे प्यार करता। और लाइफ के उस स्टेज में जाकर आप अफसोस करेंगे कि काश मैंने भी शादी कर ली होती। और जो दूसरा सिनेरियोज आपके केस में हो सकता है वो ये है कि आपने बताया कि आपके काफ़ी सारे सपने हैं, जिनमें से एक है ट्रैवल। तो ऐसे में आप अपना एक गोल निश्चित कीजिए। आपको ट्रैवल ब्लॉगर ही बनना है, इस तरह का डिसाइड कीजिए। आपको पूरी दुनिया घूमनी है, नई नई चीज़ें देखनी है, जाननी है, समझनी है, और इन्हीं सब के लिए जीना है। और शादी का ख्याल जरा भी अपने आसपास आने मत दीजिए। आपने एक और बड़ी चीज कही, आपने कहा कि आप शादी की जिम्मेदारी को निभा नहीं सकते हैं। ये अच्छी बात है कि आपको अपनी कैपेबिलिटी पता है। पर्सनली तौर पर मैं यही कहूँगा आपसे कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं और शादी नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि किसी तरह के दबाव में इस तरह का डिसीजन लेना 2 लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद करेगा, एक आपकी और दूसरी आपकी बेटर हाफ की। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि शादी के बिना जीवन की राह कठिन जरूर है, पर अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इसके लिए तो कोई भी समस्या नहीं है। अब आते हैं आपकी एक और बात पर, जिसमें आपने कहा कि आपने अपने आसपास कुछ ऐसे रिलेशनशिप देखे हैं जो जल्द ही टूट गए हैं, जो सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं हुए। इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी भी आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को किसी के भी साथ कंपेयर ना करें। दुनिया में कई रिलेशनशिप ऐसे भी मौजूद हैं जो स्कूल लाइफ से शुरू होते हैं और जीवन भर हैप्पीली पूरी तरह निभाए भी जाते हैं। और रही बात आपकी फैमिली की, तो आपको उनसे इस टॉपिक पर ओपनली बात करनी होगी। उनको प्यार से समझाना होगा कि अभी आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं शादी के लिए, आप जीना चाहते हैं केवल अपने लिए और अपने सपने के लिए। ऐसे में अगर आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो हमारी शादी जो है कामयाब नहीं हो पाएगी। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जीवन में कभी शादी नहीं करी पर वो बहुत खुश हैं। तो जाइए बात कीजिए अपने परिवारजनों से। आई होप वो आपकी फीलिंग्स को समझेंगे और देर से ही सही आपकी बातों को अपनाएंगे। साहिल जी, सभी तरह के सिनेरियोज अब आपके सामने हैं, इन पर विचार कीजिए। इनमें से कोई भी एक विचार आप चुनिए और उसको ही अपनी लाइफ में अपनाइए। मैं उम्मीद करता हूँ साहिल जी आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। हाँ जी सर, आपकी बातें मुझे बहुत पसंद आई सर। आपका काफी अच्छा काम कर रहे हैं सर। मैं सोल्यूशन विद हैप्पीनेस का बहुत बड़ा फैन हूँ। शुक्रिया शुक्रिया।
आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, और आपकी वॉइस मुझे, मैंने पहले भी कहा था सर, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आपकी वॉइस मुझे बहुत अच्छी लगती है। सर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बातें हमारे जीवन में प्रेरणा देने का काम करती हैं। मुझे हमेशा ही आपकी वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, और सर मेरी एक दिली एक पर्सनली ख्वाहिश है कि मैं आपसे लाइफ में एक बार जरूर कहीं ना कहीं मिलूं। जरूर साहिल जी, हमारी मुलाकात जल्दी ही होगी। ठीक है सर, आपने कॉल किया, आपने मेरी प्रॉब्लम को समझा, मुझे समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साहिल जी, गॉड ब्लेस यू। तो साथियों, ये थे हमारे एक लिसनर जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर किया। अगर आप भी पूछना चाहते हैं हमसे कोई सवाल तो मेल कीजिए हमें solutions@gmail.com पर। आप चाहें तो आप अपने सवाल हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। साथियों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप ऊपर ये आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए इसे और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सॉल्यूशंस विद हैप्पीनेस को, और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जल्द ही फिर मुलाकात होगी आप सभी से, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सॉल्यूशन विद हैप्पीनेस पर। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जुड़ गया हूँ एक बार फिर आपके साथ। बातें होती है यहाँ आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, आपकी परेशानियों से जुड़ी हुई। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मानव के बारे में जिसकी मुस्कुराहट हम कभी नहीं भूल पाएंगे, जिनकी ज़िंदगी लोगों के लिए एक प्रेरणा थी। एक सितारे होने के बावजूद वो सदा ज़मीन से जुड़े रहे। जी हाँ, हम बिल्कुल बात कर रहे हैं मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत की, जो इस नफरत भरी दुनिया को छोड़कर सितारों की दुनिया में चले गए। आज का सवाल भी हमारा इन्हीं से जुड़ा हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं उस किताब को जो सदा के लिए बंद हो गई। आज का सवाल हमसे पूछा है हितेश जी ने। दरअसल इन्होंने हमसे एक सुझाव मांगा है। ये लिखते हैं कि मैं सुशांत सर का बहुत बड़ा प्रशंसक था। उनकी काफ़ी ऐसी बातें हैं जिनको मैंने अपने जीवन में अपनाया था। उनका इस तरह से चले जाना मेरे लिए काफ़ी पीड़ादायक है। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि अब वो हमारे बीच नहीं हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या ये सब रोका जा सकता था? क्या वाकई हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हमें जो आखिरी रास्ता दिखाई देता है वो मौत ही है? रोज़ हज़ारों खबरें आ रही है इस तरह की, तो क्या इन सबको रोका नहीं जा सकता? क्या हम सागर के किनारे खड़े होकर तूफान के थमने का इंतजार नहीं कर सकते? क्यों हम डरते हैं जीवन में नई शुरुआत करने से? हमारे पिताजी, हमारे माताजी क्या इसीलिए इतना कष्ट सहकर हमें बड़ा करते हैं कि हम इस तरह का कदम उठाएं? मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा निराश में हूँ, हताश हूँ। कृपया मुझसे अपने सुझाव साझा करें। देखिए सर, जिस तरह से आप निराश हैं उनके चले जाने से, उसी तरह से उनके करोड़ों समर्थक भी परेशान हैं, सदमे में हैं कि वो अब हमारे बीच नहीं हैं। सुशांत जी एक ऐसे इंसान थे जो हम सभी के लिए प्रेरणादायक थे। उनके संघर्ष से लेकर उनकी कामयाबी तक की कहानी हम सभी को पता है। अब बात आती है कि इतना पॉजिटिव एटीट्यूड होने के बावजूद, इतना सेंसिबल होने के बावजूद उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो वो लंबे समय से डिप्रेशन में थे। वो अपने तनाव को ठीक से झेल नहीं पाए और इस तरह का कदम उठाया। पर क्या सच्चाई वाकई इतनी है? ही वाज ए रैंक होल्डर इंजीनियर। प्रेशर को किस तरह से रिलीज़ करना है उनको अच्छे से आता था, पर वो जिस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे वहाँ उनका कोई गॉडफादर ना होने की वजह से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता। उनको जो मान वहाँ मिलना चाहिए था वो नहीं दिया जाता। हमेशा से ही उनके टैलेंट को नज़रअंदाज किया जाता था। अभी रिसेंटली जो खबर आई है उसके अकॉर्डिंग उनसे बैक टू बैक 7 मूवी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है छीन लिए गए थे। ओवरऑल एक सिस्टमेटिक तरीके से उनके करियर को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप किया गया जिसके वजह से उन्होंने सुसाइड करना ही बेहतर समझा, और हम सभी ने एक ईमानदार, विनम्र और प्रतिभाशाली अभिनेता को खो दिया। उनकी प्यारी मुस्कान जो निराशावादी को भी आशावादी की तरफ ले जाती थी, अब हमारी यादों में ही सिमट कर रह गई है। देखिए हितेश जी, ये तो सभी जानते हैं कि आत्महत्या कभी भी किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। फिर भी पूरी दुनिया में भारत जो है वो प्रथम स्थान पर है आत्महत्या करने वालों में।
इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है हमारा अकेलापन, हमारी लाइफस्टाइल, लोगों से दूर रहना। पहले तो हम अपनी बातों को अपने अंदर दबा कर रख लेते हैं और फिर धीरे धीरे दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं और इस तरह से हम मेंटली डिस्टर्ब होने लगते हैं। बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ मिलते रहें, उनसे बात करते रहें, उनसे अपनी फीलिंग शेयर करते रहें। किसी तरह की कोई भी परेशानी है आपकी ज़िंदगी में तो ज़रूर ये बातें उनसे शेयर कीजिए। राय लीजिए अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, अपने विपरीत परिस्थितियों में। ये सभी लोग हमेशा ही आपको मोटिवेट करेंगे, आपको खुश देखना चाहेंगे। और अगर बात करें ट्रीटमेंट की, तो डिप्रेशन का कोई भी ट्रीटमेंट मेडिसिन से तो नहीं है। इसका केवल एक ही इलाज है, वो है आपकी जीने की इच्छा शक्ति, आपका हौसला, आपकी हिम्मत। जिंदगी कोई भी मोड़ ले, खड़े रहिए अपने पथ पर एक चट्टान के जैसे। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को भी अपनाना सीखिए अपने बुजुर्गों से कि कई विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने उसका मुकाबला किया। वादा कीजिए खुद से कि जब भी घेर लेंगी मुसीबतें राहें आपकी, आप नई शुरुआत करने से पहले बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी छोटी सी ये बात आपको जरूर पसंद आई होगी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी है कोई परेशानी तो शेयर कीजिए उसे हमसे। हमारी जो मेल आईडी है वो है solutions-with-happiness@gmail.com। आप चाहें तो अपना सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे ज़रूर उन सवालों पर अपनी राय देने की। और अगर आपके पास कोई सुझाव है हमारे चैनल के लिए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। साथियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो सपोर्ट कीजिए मुझे, लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इसे अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।